Hello, good evening, everyone. So once again, I welcome you all of you in today's current affairs. Okay, so today the current affairs of 12th of December 2025. Okay, in the beginning of the newspaper, not so much good news, but later on we end up getting some very great news articles for today's current affairs, and I will discuss them one by one much thoroughly. Okay, the first article is related to Karnataka's crime bill. Okay, Karnataka Legislative Assembly has recently introduced a bill related to hate speech. Okay, basically a bill banning the hate speech. Okay, is it a threat to free speech? That's what has been analyzed in the editorial. Okay, the second one is that national security. It is basically related to the draft of United States, which they have released regarding its national security. Then Madras High Court must break the silence. It is regarding the reference of Madras government to High Court, whether the collegium system, which has been recommending names of various judges, is the collegium itself correct? Is the procedure being followed while the names are being recommended? Okay, then educational system in India, it's some striking realities which have been highlighted. Okay, then the falling of rupee, is it a cause of alarm? Okay, and also then Supreme Court's opinion on narco test. Okay, and the last one is the pollution related article, that is it India's one of the biggest invisible epidemic or not? Okay, so these are the articles which I'm going to discuss today. So without wasting time, moving to the first article. This is from the एडिटोरियल ऑफ द हिंदू. ओके, इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये दिखाया गया है कि हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल, हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल, ये बिल जो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम को क्या करेंगे, हम क्रिमिनलाइज करेंगे. लेकिन इस आर्टिकल में कुछ बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये हेट स्पीच है या नहीं है? क्या पैरामीटर है आपके पास हेट स्पीच डिफाइन करने का? और अटरली उसको क्रिमिनलाइज करना, क्या ये सही है? क्या ये कहीं फ्री स्पीच को रोक तो नहीं देगा? ठीक है, तो इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन कि आप टोटली क्रिमिनलाइज करोगे, तो कम से कम ऐसा भी कभी हो सकता है किसी ने हेट स्पीच दी ही ना हो और आपने क्रिमिनलाइज तो कर दिया और उस बंदे को क्या कर लिया, हेट स्पीच के केसेस में, फेक केस में आपने ट्रैप कर लिया और वो बंदा जो है अननेसेसरी पनिशमेंट झेल रहा है. इट मीन्स ये जो है क्या कहीं ये मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं होगा? मिसयूज ऑफ पावर कहीं ये इसकी तरफ तो नहीं जाएगा फिर लेटर स्टेजेस पे? ठीक है. और दूसरा ये बताया गया है कि आप पेनल्टी क्या रख रहे हो. ठीक है, और उसके बाद आप पब्लिक स्पेस में एक इंसान कुछ भी बोलता है तो इस तरह से पब्लिक स्पेस को आप पूरी तरह से रेगुलेट कर रहे हो. ठीक है, तो ये लॉ बहुत ज्यादा सही नहीं है. ठीक है, और ये भी कहा गया है कि पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को या सिटीजन्स को ये इक्वली ट्रबल कर सकता है कि जस्टिफाई कैसे करोगे कि ये स्पीच जो है वो सच में ही क्या है, हेट स्पीच है. उन्होंने इसमें कहा है कि कोई स्पीच जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ठीक है, या उसमें रेशियल रिमार्क्स हो, या उसमें कोई सेक्सुअल रिमार्क्स हो, ठीक है, या उसमें रेशियल रिमार्क्स हो या सेक्सुअल रिमार्क्स हो या कास्ट रिलेटेड रिमार्क्स हो या जेंडर रिलेटेड रिमार्क्स हो, तो उसको हम हेट स्पीच में काउंट करेंगे कि ये हेट स्पीच है टुवर्ड्स पर्टिकुलर कास्ट, रेस, जेंडर या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ. ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर कि क्या ये एक्चुअली हेट स्पीच है या नहीं है. तो ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर सकता है जिसमें लोग फिर फ्रीली बात करने से भी डरेंगे. समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे लॉज को, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच किसी भी ग्राउंड पे, ऑन एनी ग्राउंड, इफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री स्पीच, यहां पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच ऑन एनी ग्राउंड इज बेसिकली नॉट जस्टिफाइबल. आप किसी भी ग्राउंड पे जस्टिफाई नहीं कर सकते स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को. ठीक है, और उसके ऊपर क्या कहा गया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा जिसकी वजह से वो इसका मिसयूज करके लोगों को क्या कर सकती है, हैरासमेंट कर सकती है. हालांकि इस बिल ने डिफाइन तो किया है हेट स्पीच. क्या कहा? एनी एक्सप्रेशन, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे विजुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो. ठीक है,
जो पब्लिक व्यू में डाला जाए डेलिबरेटली, जिससे इंजरी हो किसी को, या डिसहार्मनी हो, या एनमिटी या हेट्रेड फैले, या इलविल फैले किसी पर्सन या किसी ग्रुप के अगेंस्ट, उसको इन्होंने हेट स्पीच के डेफिनेशन में रखा गया है। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा कि ये एक सिर्फ रीजन नहीं हो सकता कि कोई सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, और ये रीजन नहीं है कि आप फ्री स्पीच को पूरी तरह से एक कंट्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, तो हेट स्पीच बिल वर्सेस फ्री स्पीच, दिस इज अ डिबेट। ठीक है, फ्री स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच गिवन बाय आर्टिकल 19 क्लॉज ए। ठीक है, क्लॉज 1, ये सारी चीजें जो है इसमें आर्टिकल में डिस्कस्ड है। ठीक है, ये सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब हम मेंस के आंसर्स में अपनी इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा आंसर बहुत ब्यूटीफाई हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट next is national security, US in pursuit of global dominance and isolationism। ठीक है, ये सभी स्कॉलर्स जो है एक चीज पे एग्री हो चुके हैं कि इन द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप 2.0 यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है वो टोटली थोड़ा सा आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज दिख रही हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ जो है वो एक एक अनस्टेबल सा रिलेशन, और जो यूएस के इस समय ट्रंप टू एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वीजा नॉर्म्स हैं, या जो अननेसेसरी हैरेसमेंट ऑफ पीपल हु आर देयर ऑन वर्क वीजाज, उससे भी पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं। आइसोलेशनिज्म मीन्स एकांतवाद। ठीक है, अब इसमें रिसेंटली जो है यूएस ने अपना ड्राफ्ट रिलीज किया जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इसमें इन्होंने 5 चीजों पे फोकस डाला है। ठीक है, कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ावा देंगे, इसमें 5 चीजें इन्होंने ये 5 चीजें जो है इसमें बताई गई है, जो क्या है कि अमेरिका रिमेन्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, और रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द डेकेड्स टू कम, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। और जो 5 इसके मेन पिलर्स है, इसके 5 मेन पिलर्स जो हैं, क्या वो सच में डिफाइन करेंगे ये कि यूएसए सच में ग्लोबल एक पावर आज भी है और आगे डेकेड्स में भी हमेशा रहेगा। ठीक है, वो 5 पिलर जिनको बताया गया है कि उनका नाम है टॉप 5 फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज ऑफ यूएसए। यूएसए कहता है वो हमारी क्या है, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज है। फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, हम जो ग्लोबल कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो हमारा रिलेशन है, दे विल बी गवर्न्ड बाय दीज 5 प्रिंसिपल्स। ओके, सबसे पहले उसने जो कोर पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं, टॉप 5 प्रायोरिटीज है, उसने क्या कहा है कि सबसे पहले मास माइग्रेशन का नोशन जो है वो खत्म हो चुका, कि हमारे यहाँ की तरफ ज्यादा लोग नहीं आएंगे और हमारे यहां से भी लोग जो है ज्यादा बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, मास माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको सबसे पहले ये चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड मोर देन एवर बिफोर। ठीक है, ऐसा मतलब इससे तो ऐसा लगता है जैसे पहले था ही नहीं। हमेशा ये तो माना जाता है कि यूएस की जो डेमोक्रेसी है, उसका जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है पास्ट में बहुत अच्छा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हाईएस्ट लेवल पे वहां पे जो है विटनेस किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि हम पूरी तरह से क्या करेंगे, पीस डील्स जो है अक्रॉस द कंट्रीज जो हमने स्पेयर हेड की है अक्रॉस द वर्ल्ड, उससे क्या हो जाएगा, यूएस इन्फ्लुएंस जो है वर्ल्ड पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब एज ए ग्लोबल लीडर हम क्या होना चाहिए, इमर्ज होना चाह रहे हैं। कैसे, थ्रू वेरियस पीस डील्स। अच्छा, गॉड नोज कि जिन 2 कंट्रीज के बीच में यूएसए पीस करा रहा है, गॉड नोज कि उन 2 कंट्रीज में वॉर के पीछे भी वही रीजन रहा हो, हु नोज। ओके, सो ग्लोबल emergence as a global leader, emergence as a global leader। ओके, सो मैंने आपको बताया फ्री स्पीच एंड रिलीजन, इसको प्रोटेक्ट करने की भी बात इसमें है। ठीक है, उसके अलावा क्या बात किया और क्या प्रायोरिटी है कि हमारी जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस होगी हमारे लिए, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसीलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंडर में कई सारी कंट्रीज को टैरिफ्स लगा के फोर्स किया जा रहा है
कि यूएस के साथ ही तुम्हें ट्रेड करना है, अदरवाइज तुम्हें यूएस की मार्केट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ्स करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूएस जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी का सबसे लास्ट पिलर क्या है? सबसे लास्ट पिलर उन्होंने कहा है नेशनल सिक्योरिटी, जो है हमारा फॉरेन पॉलिसी एक्शंस को ऐसे करना है कि ये पूरी तरह से एफर्ट जो है ये याद रहे कि हम बैलेंस ट्रेड अचीव कर पाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये सारी जो एफर्ट्स है ये ऑलरेडी जो है यूएसए के अंदर ये सारी चीजें 3 ट्रेड लीडर, ग्लोबल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मास माइग्रेशन का एक इशू था, लेकिन जो लोग जा रहे थे वो बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली टेक्निकली साउंड लोग जा रहे थे, कोई भी ऐसा आम आदमी उठ के नहीं जा पाता वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस आर्टिकल में बताई गई हैं। वंस यू गो थ्रू इट आपको समझ में आ जाएगा कि इन हाउ मच डिटेल दिस आर्टिकल हैज पोर्ट्रेड द करंट यूएस अप्रोच फॉर ग्लोबल डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, क्या रुपए का गिरना जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न है या नहीं है। ठीक है, रुपए के गिरने के लिए जो टर्म है उसको कहते हैं रूपी डेप्रिसिएशन। इस आर्टिकल में कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, रूपी डेप्रिसिएशन हमने मेनली जो देखा है वो लास्ट 6 मंथ्स में देखा है। हालांकि हमारा जब अगर हम पिछले 2 साल का देखें तो जितनी ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है, इंडिया का उसके कंपैरिजन में बहुत कम डेप्रिसिएशन हुआ है। और सिर्फ ऐसा माना जाता है कि हमारी जो रूपी डेप्रिसिएशन है इसके कॉजेज क्या क्या है, पहले तो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं कॉजेज। ठीक है, पहला कॉज उसमें यह डिस्कस किया गया है कि हमेशा हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारा हाई ट्रेड डेफिसिट है, ये एक कॉज है। हाई ट्रेड डेफिसिट मींस हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं गुड्स का। इसी तरह हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, हायर ट्रेड डेफिसिट और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद हमारा ओवरऑल इकोनॉमी के फंडामेंटल जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है। फंडामेंटल वीकनेसेस ऑफ द रूपी। और तीसरा चौथा कॉज क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो। फॉरेनर्स का जो शेयर मार्केट में पैसा लगा है वो निकल रहा है। ठीक है, उसकी वजह से रूपी डेप्रिसिएशन हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ये सारे कॉजेज जो हैं इसमें बताए गए हैं। ठीक है, दूसरे कॉजेज जो हैं फिर दूसरा इसमें डिस्कशन है कि इज इट ए साइन ऑफ वरी। बैंकिंग सेक्टर से दोनों एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये इंटरव्यू है, वो ये कहते हैं कि साइन ऑफ वरी तो नहीं है। क्यों? इसके 2 रीजंस उन्होंने बताया कि साइन ऑफ वरी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक परमानेंट चीज तो है नहीं और स्ट्रक्चरल फ्लॉ तो है नहीं, ये एक ट्रांजिएंट स्टेज है जिसमें वर्ल्ड एक पूरे टर्बुलेंस से जा रहा है। तो वर्ल्ड ही जब सफर कर रहा है, सारी करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही हैं, तो अगर इंडिया की भी डेप्रिशिएट हो रही है, इट इज नॉट ए कॉज ऑफ वरी। और सबसे ज्यादा ग्लोबली हमको सिक्योर दिखाने के लिए खुद को एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स। हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितने टाइम का है, हम कितने टाइम अगर सिर्फ इंपोर्ट ही कर लें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व चलेगा, उसको कहते हैं इंपोर्ट कवर। क्या कहते हैं उसको? इंपोर्ट कवर मतलब अगर हम एक्सपोर्ट ना करें, सिर्फ इंपोर्ट ही करें, तो कितने महीने तक हम पैसा दे सकते हैं ग्लोबल को। तो इस समय हमारा जो इसका दूसरा नाम एफोर्डेंस रिजर्व भी है कि कितने महीने का इंपोर्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफोर्डेंस रिजर्व, ये टर्म मेंशन्ड है आज के आर्टिकल में। तो एफोर्डेंस रिजर्व हमारा कम से कम 11 महीने का तो है ही। 11 महीने मतलब ये बड़ा स्ट्रांग होता है। 6 मंथ्स का माना जाता है स्टेबल एफोर्डेंस रिजर्व, लेकिन हमारा 11 महीने का है। मतलब 11 महीने तक अगर हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते रहें, लेकिन हमारे पास इतने डॉलर्स आरबीआई के पास हैं फॉरेक्स में, तो हमारा फॉरेक्स भी जो है वो बहुत अच्छा जो है
स्टेबल ग्रोथ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको वरी नहीं करना चाहिए। वरी के लिए उसने सीधा आंसर दिया है डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट इन द स्टाइल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, डेफिनेटली नॉट। दूसरा कि हमारा जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटलुक, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटलुक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटलुक कैसे है? मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया कि 8.3% का ग्रोथ विटनेस किया है हमने Q2 ऑफ 2025-26, ठीक है। और हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो सस्टेन करेगा। हालांकि कल मैंने आपको बताया कि कितने चैलेंजेस हैं उसको सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तीसरा रीजन जो है हमें वरी नहीं करना चाहिए कि इट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना, it is a transient phenomena, not a structural flaw। ये हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल फ्लॉ नहीं है, ये एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है जो बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू सम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट डिस्कशन है कि क्या हमारी कंट्री में नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक थियरी में क्या जो करेंसी का गिरना है, डेप्रिसिएशन का कोई बेनिफिट है? बेनिफिट्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन क्या कोई है? इस आर्टिकल में वो भी डिस्कस्ड है, बेनिफिट्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। उसने कहा कि हाँ, थियोरेटिकली एक बेनिफिट है, बट प्रैक्टिकली वो बेनिफिट नहीं माना जाता, लेकिन थियोरेटिकल बेनिफिट है। क्यों? इसने इकोनॉमिक थियोरी का एक कॉन्सेप्ट लाया है कि थियोरेटिकली यस। कैसे? क्योंकि जब करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो जो चीज डॉलर्स में हमको, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, पेमेंट हम डॉलर्स में रिसीव करते हैं, ठीक है। अब जो 95 रुपीज की चीज है उसके लिए हमको $1 पे करना पड़ेगा। मान लो आज की डेट में $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज, तो 90 रुपीज की चीज के लिए फॉरेनर को $1 पे करना पड़ता। अगर 45 रुपए होता $1, तो $2 पे करने पड़ते उसको 90 रुपीज के लिए। तो इसका मतलब रुपी जितनी वीक हो उतना कम डॉलर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से एक्सपोर्टर खुश रहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं, तो फॉरेन लोग जो हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनको उसके लिए कम डॉलर पे करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसी सिचुएशन जहां पे एक्सपोर्टर प्रेफर करे आपसे कमोडिटी खरीदना कि आपका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डिमांड में चला जाए। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। सस्ता क्यों? क्योंकि आपके रुपये की वैल्यू कम है। उससे बढ़ता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। क्या बढ़ता है आपका? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कि आपके प्रोडक्ट जो है ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और ग्लोबल लेवल पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। पर ये सिर्फ थियोरेटिकली ही ज्यादा सही है। प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता तो जिन कंट्रीज की करेंसी की सबसे कम वैल्यू होती तो उन्हीं कंट्रीज के ज्यादातर एक्सपोर्ट होना चाहिए था। लेकिन फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी तो मैटर करता है, इकोनॉमी का साइज भी तो मैटर करता है। इकोनॉमी इतना प्रोडक्शन कर तो पानी चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करे कमोडिटीज को। लेकिन थियोरेटिकली ये माना जाता है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ जाती है करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ, लेकिन विद इन द लिमिट्स। अगर लिमिट से ज्यादा करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए फिर तो अपनी ही इकोनॉमी खतरे में हो जाती है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या बढ़ेगी, ठीक है। और लास्ट जो है कि अभी भी क्या हमको क्या इससे अलार्म होना चाहिए? हमको अलार्म होने की जरूरत नहीं है। इसलिए होने की जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ 3 मंथ्स का होराइजन देख रहे हो और कह रहे हो कि रुपी जो है 3rd वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। लेकिन आप 2 साल में देखो ना, आप पोस्ट पैंडेमिक टाइम में देखो ना, पूरे टाइम पे देखोगे सारी कंट्रीज की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई, इंक्लूडिंग US डॉलर, यूरो, सारी कंट्रीज की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री की उतनी ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुई है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड करेंसीज, ठीक है। और एक कंट्री और है कोरिया। कोरिया की करेंसी तो बहुत ही कम डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। और इंडिया का भी स्लो पेस से डेप्रिसिएशन हुआ है। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द फॉलिंग रुपी। तो इट इज नॉट ए केस ऑफ वरी, इट इज नॉट ए केस ऑफ वरी, ठीक है। ये इस आर्टिकल में थोरो डिटेल्स है, तो आप इसके जब पढ़ोगे यू विल एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नार्को टेक्स्ट जो इनवॉलेंटरली किया जाए वो वैलिड नहीं होगा, उसका रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। पहले कुछ केसेस हैं जो इसमें आपको याद रखने हैं। पहले याद रखो अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पहला केस है अमलेश कुमार वर्सेस
स्टेट ऑफ बिहार। अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 में। ठीक है, बिहार के कोर्ट ने क्या कहा कि आप इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फोर्स्ड नार्को एनालिसिस। व्हाट इज नार्को एनालिसिस या नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल को आप सिडेटिव ड्रग्स देते हो। सिडेटिव ड्रग्स देते हो। कौन कौन से ड्रग्स? जिनको आप क्या कहते हो? बार्बिट्यूरेट्स, जैसे सोडियम पेंटोथल। ओके, दे आर कॉल्ड बार्बिट्यूरेट्स। ओके, बार्बिट्यूरेट्स जैसे कि सोडियम पेंटाथल, सोडियम पेंटोथल। ओके, सोडियम पेंटोथल। ये ड्रग्स जब आप उनको देते हो तो वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी उनमें सेडेशन हो जाती है, तो वो वॉलंटरली कुछ भी छुपा नहीं सकते। जो भी बोलेंगे उसके बाद वो सच बोलेंगे। ठीक है, तो ये फोर्सफुली करना या किसी की मर्जी के खिलाफ करना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार में, बिहार हाई कोर्ट ने अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में क्या बोला? पटना हाई कोर्ट ने कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2010 में एक जजमेंट आया था। 2010 का जजमेंट है। कौन सा? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। प्लीज रिमेंबर दीज केसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस डाली थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस डाली थी वो ये थी कि नार्को टेस्ट इनवॉलंटरी नहीं होना चाहिए, कंसेंट के साथ होना चाहिए। और कंसेंट भी जब लोगे इंडिविजुअल से, दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब वो होश में होना चाहिए। वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? होश में होना चाहिए, तब उससे कंसेंट लोगे। ठीक है, अगर वो परमिट करे तब उसका नार्को एनालिसिस किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसमें जो आर्टिकल हमारी पॉलिटी सेक्शन से इन्होंने क्वेश्चन में रखा, दैट इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हैज 3 क्लॉजेस, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 20 के जो 3 क्लॉजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस केस के लिए। क्यों? आर्टिकल 20 के 3 क्लॉजेस जो कहते हैं, क्लॉज 1 क्या कहता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या कहता है आर्टिकल 21 क्लॉज 1? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अगर आपने जुर्म किया आज वो चीज जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, 5 साल बाद वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो आज के क्राइम के लिए आपको ट्रायल नहीं किया जा सकता। मींस लॉ का रिट्रोस्पेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। सिंपली नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्लॉज 1 सेज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, क्लॉज 2 कहता है नो डबल जियोपार्डी। आपको एक केस में 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता, नो डबल जियोपार्डी। ओके, और क्लॉज 3 कहता है कि आप खुद के विटनेस नहीं हो सकते, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद के विटनेस खुद ही नहीं हो सकते। तो नार्को एनालिसिस में इंसान खुद ही जो है वो बात करता है। ठीक है, हालांकि वो अंडर सेडेशन करता है लेकिन बात तो खुद ही करता है। तो ये ये क्लॉज 3 जो है वो वायलेट करता है। तो और दूसरा, ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक क्रिमिनल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको एक मैं यहां पे बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इसको नोट करना, कभी भी मौका मिले तो इसको यूज करना अपने आंसर में। उसको कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल ऑफ राइट्स। गोल्डन ट्राइंगल ऑफ राइट्स। आपको हमेशा 2-3 राइट्स का बैलेंस करना है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस इज कॉल्ड गोल्डन ट्राइंगल ऑफ राइट्स, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो अगर आप किसी को नार्को एनालिसिस से ले जाते हो उसकी मर्जी के बगैर, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, वो खुद से एक्सप्रेस करे कोई चीज, फोर्स्ड एक्सप्रेशन नहीं निकलवा सकते आप उससे। ठीक है, और आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सारे क्रिमिनल्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी। हो सकता है वो ड्रग्स के इंपैक्ट में कोई अपनी प्राइवेट लाइफ की कोई चीजें जो है वो एक्सपोज कर दे। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ये गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में
गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स या गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेनका गांधी केस। ये सारी चीजें जो है ये दे ब्यूटिफाई योर आंसर। मेनका गांधी केस ऑफ 1978, ठीक है। और रिसेंटली मनोज कुमार सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 एंड देन आल्सो विनोभाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2025, ठीक है। ये भी दोनों केसेस जो है रिलेटेड टू नार्को एनालिसिस कहा है। कोर्ट्स ने क्या कहा है कि नार्को टेस्ट से जो है रिजल्ट जो आते हैं वो ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इसने क्राइम किया है, पर क्या उसको उस क्राइम का गिल्ट है या नहीं है ये टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, डेमोक्रेटिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपहोल्ड करने के लिए नार्को एनालिसिस जो है वो कंसेंट के साथ करना चाहिए। कंसेंट के बगैर वो जो है कई सारे प्रिंसिपल्स को और लीगैलिटीज को वायलेट करता है। वेरी वंडरफुल आर्टिकल, प्लीज रीड इट, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें बताई गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया, ठीक है। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया, ठीक है। आर्टिकल 21A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें कहा कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो हर चिल्ड्रन का फंडामेंटल राइट है। एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। क्या राइट है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक हो गया। अब इसमें इसको जो है कंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसने ये कहा कि 3 साल से 18 साल तक जो है वो कर दो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये फर्दर एक्सटेंड हो गया। समझ रहे मेरी बात को? अब हमारा इससे ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इज द टारगेट, कि अप टू 12th कम से कम हम यूनिवर्सल एजुकेशन जो है वो प्रमोट कर सके। लेकिन देयर आर सम स्टार्क रियलिटीज फ्रॉम 80th राउंड, देयर आर सम स्टार्क रियलिटीज फ्रॉम 80th राउंड ऑफ सर्वे, 80th राउंड ऑफ नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NSO सर्वे। ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बहुत ही स्टार्क रियलिटीज क्या करती हैं, सामने लाती हैं, ठीक है। सामने क्या क्या ये ला रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर बच्चे देखोगे एनरोलमेंट ट्रेंड, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में कितने हैं? 55.9% स्कूल कहां पे, बच्चे कहां पे हैं? एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये टोटल है, ये टोटल है, ठीक है। और सिर्फ 11.3% बच्चे एनरोल्ड हैं प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स बट प्राइवेट एडेड, कुछ एजेंसीज से एडेड हैं, ठीक है। और प्योरली प्राइवेट स्कूल्स में 31.9% अनएडेड, अनएडेड ऐसे स्कूल जिनमें कोई हेल्प नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड याद रखना है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में, फिर प्राइवेट स्कूल्स में, फिर एडेड प्राइवेट स्कूल्स में। एडेड मींस दोज प्राइवेट स्कूल्स विच रिसीव सम एड फ्रॉम एनी एजेंसी और एनी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो और फाइंडिंग्स है, और फाइंडिंग्स जो है वो और ज्यादा स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स है। और फाइंडिंग्स क्या है? ये बताया गया है कि अर्बन एरियाज में, अब परसेंटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्बन एरियाज में प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट ज्यादा है, और रूरल एरियाज में प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो कम है। ज्यादा कितनी है अर्बन एरियाज में? अर्बन एरियाज में इट इज अराउंड 51.4%, 51.4%, और यहां पे 24 पॉइंट समथिंग %, ठीक है। इससे पता चलता है कि अर्बन एरियाज में प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बच्चों का ज्यादा रुझान है, बच्चों की तरफ ज्यादा रुझान है, ठीक है। अब अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखोगे सबसे ज्यादा कहां पे है? सेकेंडरी स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में है, या प्री प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। प्री प्राइमरी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में प्री प्राइमरी स्कूल्स में सबसे ज्यादा है, अराउंड 30%।
30% के आसपास, 29 पॉइंट प्राइवेट स्कूल्स में, अराउंड 20% मीन्स 28.1%। ठीक है। प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी के बाद सेकंड नंबर ऑफ रजिस्टर, इसका यहां से जो ट्रेंड आपको निकालना है वो ये निकालना है कि फिर 25% जो है वो प्राइमरी में है, या 26%। प्राइमरी 26%, और फिर प्राइमरी से ऊपर हम बढ़ते हैं तो कौन सा आता है फिर, मिडिल। मिडिल और सेकेंडरी में 21%, मिडिल एंड सेकेंडरी 21%, और लास्टली हायर सेकेंडरी लेवल पे फिर से कितना हो जाता है, अराउंड 25.8% या 26%, 25.8% सीनियर सेकेंडरी। ट्रेंड ये है कि ये सबसे ज्यादा प्री प्राइमरी में है और फिर जाके सीनियर सेकेंडरी में है। इन बिटवीन ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन सबसे कम होता है। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर में है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर में है जो वो सबसे कम है। ठीक है। और ये भी इसकी फाइंडिंग है कि प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो बाद में ट्यूशंस में भी जाते हैं। तो ट्यूशन का एक ट्रेंड भी है, एक सोशल उसका सिग्निफिकेंस भी है। और प्राइवेट स्कूल में बताया जाता है कि टीचर्स जो है वो कम क्वालिफाइड होते हैं और अंडरपेड होते हैं, वो भी ट्यूशंस पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो इसमें हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है, बेसिकली देर इज वन सर्वे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। अगर आप 2024-25 की हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को देखोगे, ठीक है, उसकी कुछ बड़ी स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स है। ठीक है। वो क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, प्राइमरी लेवल पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है। ठीक है। ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग इज हाई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है। जहां अमीर अपनी पॉकेट का 30% पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहा है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के लिए, वहीं गरीब 70% अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहा है, एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये आपको हमारे एजुकेशनल सेक्टर की हार्श रियलिटी से क्या कराएंगे, आपको ये कराएंगे, पूरी तरह से आगाह कराएंगे कि क्या क्या इश्यूज हमारे एजुकेशन सेक्टर में चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रिफॉर्म सबसे ज्यादा हमें कहां जरूरत है, हमको गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना है। दिल्ली मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, ये जो मैं बता रहा हूं, जिस चीज को मैं बता रहा हूं कि ये हमारा फोकस होना चाहिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन सिंपल होगा क्या, एजुकेशन शुड रिमेन अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। एजुकेशन shall remain a right, not a privilege। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिच हाई इनकम फैमिलीज के बच्चे ही जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाई ले सके और गरीब बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर सके। ठीक है। कमेंट। ठीक है। दिस कैन बी योर मेंस क्वेश्चन। सो टोटल आंसर लाइज इन दिस आर्टिकल ऑफ टुडे विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, दिस इज अनदर आर्टिकल। सो नाउ मद्रास हाईकोर्ट को, ये एडिटोरियल का एक और आर्टिकल है, मद्रास हाईकोर्ट को गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली लिख रही है कि आपने 6 जजेस का नाम रिकमेंड किया नवंबर में। ठीक है। नवंबर में आपने 6 जजेस का नाम रिकमेंड किया, किसके लिए, अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जजेस। ठीक है। नवंबर में अभी आपने फिर से 11 जजेस का नाम और रिकमेंड किया, और आपके जो रिकमेंडेशन बॉडी है उसको क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी कंट्री में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम।
हाई कोर्ट के जजेस के लिए कोलिजियम क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस, प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस। यहां पे क्वेश्चन है कि मद्रास हाई कोर्ट की एक सीनियर मोस्ट जज है जिसका नाम है निशा बानो, जिसका नाम है निशा बानो, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट की सेकंड सीनियर मोस्ट जज है और ये इस समय कोलिजियम का पार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन जो कोलिजियम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे रहा है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, ये उसका पार्ट ही नहीं है, ये उसका पार्ट ही नहीं है। वहां पे जस्टिस निशा बानो की जगह कोई दूसरा जज है। हालांकि इसका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक बार ट्रांसफर भी किया है निशा बानो का केरला हाई कोर्ट में, लेकिन इसने वहां ज्वाइन नहीं किया, तो आज की डेट में ये मद्रास हाई कोर्ट में है और कोलिजियम का पार्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट, वो जो जजेस आपने रिकमेंड किए हैं 11 जजेस अब और 6 पहले, इन जजेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे कि इनका सही आप रिकमेंडेशन दे रहे हो या नहीं, ये लोग डिजर्विंग है या नहीं। दे आर नॉट क्वेश्चनिंग इट, दे आर क्वेश्चनिंग कि क्या जो कोलिजियम हमें रिकमेंडेशन दे रहा है वो कोलिजियम सही है। उसमें आपकी एक सीनियर मोस्ट जज है, वो मिसिंग है, उसका जूनियर है मिस्टर रमेश, कोई MS रमेश, आपने उसको कोलिजियम में बिठाया है। तो कोलिजियम में क्यों उसको बिठाया है जबकि आपको कोलिजियम में सीनियर मोस्ट जज निशा बानो को रखना है, ठीक है। स्टेट कब कई टाइम से क्लैरिफिकेशन मांग रही है और स्टेट क्लैरिफिकेशन मांग भी सकती है, स्टेट इज एंटाइटल्ड टू दिस, ठीक है। लेकिन जो जज है, जो हाई कोर्ट है मद्रास का, उसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डिटीरियोरेट करोगे, अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस को डिटीरियोरेट करोगे, एक सीनियर मोस्ट जज को आपने क्या कर रखा है? एक्सक्लूडेड विदाउट जस्टिफिकेशन, एक्सक्लूजन ऑफ जज विदाउट जस्टिफिकेशन। ये तो फिर एक माल प्रैक्टिस है, ये तो फिर एक क्वेश्चन है कि हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि आप कोलिजियम को ही जो है, इंटीग्रिटी ही डाउट है किसका? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो हमेशा से क्रिटिसाइज हुआ है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम के मेजर क्रिटिसिज्म्स में से मैं आपको बताता हूं, 3-4 क्रिटिसिज्म जो है इसके ऊपर हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जब जज बने थे, जो नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा था कि हम जो है एक बार कोलिजियम सिस्टम को रिविजिट करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को भी रिविजिट करेंगे। इसमें कहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, मींस अपने ही लोगों का नाम जो है आगे ये रिकमेंड करते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है इसका भी कोई हमें पता नहीं है, ठीक है। और नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजर्विंग मेंबर्स इन कोलिजियम, नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजर्विंग मेंबर्स, डिजर्विंग मेंबर्स को आप रिप्रेजेंट नहीं करते जुडिशरी में, इसका भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि कई सारे जो जुडिशियल डिसीजन से कोलिजियम जो रिकमेंड करता है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही कई जगह पे नजर आता है, ठीक है। और किसी को भी आप अकाउंटेबल भी नहीं हो। अब स्टेट गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है कि निशा बानो को आपने कोलिजियम से बाहर क्यों रखा, जबकि वो सीनियर मोस्ट जज है, सेकंड सीनियर मोस्ट जज है, आपको 2 सीनियर मोस्ट जजेस रखने हैं, उसके जूनियर को आप कोलिजियम में रख रहे हो, ठीक है। इस सब से पता चलता है कि हमारे कोलिजियम सिस्टम में पूरी तरह से क्या है कि पूरी तरह से हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। इस आर्टिकल में ये भी उन्होंने कहा कि जज के बारे में जब भी हम बात करें तो वो कनेक्टेड हो चाहे वो डिसकनेक्टेड हो, सीनियरिटी इज सीनियरिटी, चाहे वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड हो, चाहे उसकी कोई आइडियोलॉजी हो, आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस कनेक्शंस उसके हों, लेकिन दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड, जज इज अ जज। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और इसमें और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं कि इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रॉम्प्टली जो है रिविजिट करना चाहिए कोलिजियम सिस्टम को, ठीक है। मैं आपको अपनी जगह बता रहा हूं कि देयर इज इट इज हाईली लाइकली दैट देयर विल बी रिविजिटिंग ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिफॉर्म आ जाए कोलिजियम सिस्टम में, ठीक है।
कोलिजियम सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई रिफॉर्म हो सकता है इन नियर फ्यूचर। तो रिविजिटिंग ऑफ कोलिजियम सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्टेट के जो लेजिस्लेचर है वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कोलिजियम सिस्टम को कैसे फॉलो किया जब आपने एक सीनियर मोस्ट जज को बाहर रखा है। आप उसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी अगर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो दिस इज नो लेस देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। दिस इज नो लेस देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहीं एग्जिस्ट करती किसी फील्ड में, उसमें बहुत मेजर रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। जैसा 1975 में जब इमरजेंसी हुआ हमारी कंट्री के अंदर, उसके बाद आप देखोगे 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, इनमें बहुत ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाई गई, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। लास्ट वन क्या है कि एक इनविजिबल एपिडेमिक है हमारी कंट्री में इस समय, उसको कहते हैं हम एयर पोल्यूशन। तो क्या एयर पोल्यूशन हमारे एक इनविजिबल एपिडेमिक बन गया है, पर्टिकुलरली इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। दिल्ली सबसे ज्यादा, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो क्राइसिस है वो है किसका? वो है इस समय पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। PM 2.5 का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस समय दिल्ली की एयर में पाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि हमारे पास कई इंडाइसेस हैं, जैसा दिल्ली में एक इंडेक्स है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, और अगर आप इसका भी स्कोर देखोगे 500 टचिंग रहा है कई टाइम्स में, 400 प्लस तो हमेशा ही रहा है, ठीक है। तो 1000 तक अगर चला जाए, 1000 से ज्यादा चला जाए, वो तो हो गया सीवियर एयर पोल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 1000 से ज्यादा कभी नहीं गया, 1000 से ऊपर भी ओकेजनली ये गया, जिसका मतलब है कि हमारे पास सीवियर एयर पोल्यूशन जो है वो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्लोबल एयर रिपोर्ट जो भी 2025 की कहती है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, COPD, डायबिटीज और इसके अलावा स्ट्रोक, ये सारी डिजीज का जो रीजन है वो भी एयर पोल्यूशन है, ठीक है। ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2025 ये भी क्या कहती है? COPD, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, ठीक है। देन और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज के अलावा मैंने अभी जो नाम लिए और 2-3 डिजीज के, ये सारी डिजीज जो है स्ट्रोक्स जो मैंने बताया आपको, स्ट्रोक्स, ठीक है। ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज, ये सारे इश्यूज जो है किसके इश्यूज है? ये बैड एयर कंडीशन के। इवन इसका थोड़ा सा रोल जो है वो डायबिटीज में भी है, ठीक है, डायबिटीज में भी है, ठीक है। अब पार्टिकुलेट कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, इसमें PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का बहुत ज्यादा रोल है। लंग्स से ब्लड स्ट्रीम से हार्ट के वेन्स में, और कई सारे पाथ्स ब्लॉकेज कर देना, और जिसकी वजह से कई ज्यादा स्ट्रोक्स, ठीक है। उसके बाद इसकी वजह से बिकॉज ऑफ PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्मॉल पार्टिकल्स विद द रेडियस ऑफ 2.5 माइक्रोन्स, ओके। इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत ज्यादा इसकी वजह से होती है, क्योंकि ये लंग्स के अंदर जाके जो लंग्स के डीपेस्ट पॉइंट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है। अस्थमा जैसी कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन जो है वो PM 2.5 से भी होती है, ठीक है। उसके बाद कई सारे इसके न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी बताए गए हैं, न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट्स। तो ये बताया जा रहा है कि एक ही ऐसा कॉज है पोल्यूशन जिसकी वजह से इतने ज्यादा इंपैक्ट्स है, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, सारी इलनेस, ठीक है। एंड देन मेंटल इलनेस, मेंटल एंड न्यूनेटल, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन जो है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा इलनेसेस जो हैं वो रिपोर्टेडली आ रही हैं, ठीक है। हाँ, लो बर्थ वेट, स्टिल बर्थ, ठीक है। उसके बाद न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो बहुत हाई है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी मतलब पैदाइश के टाइम पे ही डेथ हो जाना, ठीक है। दीज आर ऑल द इश्यूज विच आर बीइंग रिपोर्टेड ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है। तो हमें जरूरत किस चीज की है? उसके लिए इन्होंने क्या बताया है, हमारा नेशनल
क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली इसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या जो हमारे सजेशंस दी गई है वो है, सबसे पहले हमको ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमको डीजल बेस्ड या फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को धीरे धीरे फेज आउट करना है, मोर इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल जो है उन पे काम करना है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ pollution control technology in industries, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन, मैंडेटरी डस्ट सप्रेशन प्रोटोकॉल्स, वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेशन, दीज आर ऑल द issues which have been given in this article. Moreover, it is said that clean air is a fundamental right. Clean air must be recognized as a fundamental right. Okay, and then as it is essential for individuals sustainable development, so it must be recognized as a fundamental right. So this has been given all the details related to air pollution in this article. Please go through this wonderful articles today, very good articles in whole the Hindu newspaper. Although in the beginning few pages nothing good, but later on editorial page onwards all good articles there, gems spread everywhere. Okay, thank you so much for joining me today. I'll come back tomorrow again with some more articles. Thank you.